किरचॉफ्स लॉज जैसे स्टैंडर्ड सर्किट एनालिसिस टूल्स जो इतने काम के हैं, आखिर किन परिस्थितियों में नाकाफी हो जाते हैं? चलिए इसे समझते हैं। इसका जवाब लम्प्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के बीच के फर्क में छुपा है। देखिए, बाईं तरफ का जो लम्प्ड एलिमेंट मॉडल है वो ये मानकर चलता है कि कंपोनेंट का भौतिक आकार बहुत छोटा है और सिग्नल तुरंत मतलब इंस्टेंटेनियसली प्रोपगेट करता है। एक छोटे डीसी सर्किट के लिए ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन दाईं ओर देखिए, एक हाई फ्रीक्वेंसी पीसीबी या एक लंबी पावर लाइन में तार की भौतिक लंबाई सिग्नल के वेवलेंथ की तुलना में काफी महत्वपूर्ण हो जाती है और बस यहीं पर हमारा लम्प्ड मॉडल फेल हो जाता है। देखिए, किरचॉफ्स लॉज की जो मूल धारणा है वो ये है कि किसी एक इंस्टेंट पर एक नोड में आने वाला करंट जाने वाले करंट के बराबर होता है और एक लूप में वोल्टेज का जोड़ 0 होता है। यह तभी सच हो सकता है जब सिग्नल को सर्किट में एक जगह से दूसरी जगह जाने में लगने वाला समय यानी प्रोपगेशन डिले सिग्नल के टाइम पीरियड की तुलना में बहुत ही कम हो। जब सर्किट की लंबाई सिग्नल के वेवलेंथ के 10वें हिस्से से भी ज्यादा हो जाए तो प्रोपगेशन डिले को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आसान शब्दों में कहें तो सिग्नल को तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में कुछ समय लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी समय t पर तार के शुरुआती पॉइंट पर वोल्टेज और करंट की वैल्यू उसके आखिरी पॉइंट पर वोल्टेज और करंट से अलग हो सकती है और ये किरचॉफ्स लॉज का सीधा सीधा उल्लंघन है। ये तालिका इन दो डोमेन्स के बीच के मुख्य अंतरों को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव वेरिएबल्स में है। लम्प्ड सर्किट में वोल्टेज और करंट सिर्फ समय यानी t के फंक्शन होते हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड सर्किट में वो समय t और दूरी z दोनों के फंक्शन बन जाते हैं। z का यही परिचय है जो हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की दुनिया में ले जाता है। अब इस z डिपेंडेंस का विश्लेषण करने के लिए हम पूरी लाइन को अनंत छोटे छोटे यानी इन्फिनिटेसिमल सेक्शंस में बांट लेते हैं। इसे एक लंबी ट्रेन की तरह सोचिए। पूरी ट्रेन का विश्लेषण करने के लिए हम पहले उसके एक डिब्बे का विश्लेषण करते हैं। यहाँ भी हर डेल्टा z सेक्शन इतना छोटा है कि हम उस पर स्थानीय रूप से यानी लोकली लम्प्ड एलिमेंट मॉडल लागू कर सकते हैं। ये 4 प्राइमरी लाइन कांस्टेंट्स हैं जिन्हें प्रति यूनिट लंबाई में परिभाषित किया गया है। R कंडक्टर के ओमिक लॉस को दिखाता है और हाई फ्रीक्वेंसी पर स्किन इफेक्ट की वजह से ये बढ़ जाता है, जहां करंट सिर्फ कंडक्टर की सतह पर बहता है। L करंट से पैदा होने वाले मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर्ड एनर्जी से आता है। C दो कंडक्टरों के बीच वोल्टेज से पैदा होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर्ड एनर्जी से आता है और G एक इम्परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर के जरिए होने वाले लीकेज करंट को दिखाता है। चलिए अब हम अपने इस इन्फिनिटेसिमल मॉडल का इस्तेमाल करके वोल्टेज और करंट के लिए गवर्निंग इक्वेशंस को गणितीय रूप से डिराइव करेंगे। ये प्रक्रिया काफी सीधी है। हम अपने डेल्टा जी सेक्शन पर KVL और KCL लागू करते हैं। इससे हमें डिफरेंस इक्वेशंस मिलती हैं। फिर हम कैलकुलस का इस्तेमाल करते हुए डेल्टा जी को 0 की ओर ले जाते हैं। ये प्रक्रिया इन डिफरेंस इक्वेशंस को सटीक डिफरेंशियल इक्वेशंस में बदल देती है, जिन्हें हम टेलीग्राफर्स इक्वेशंस के नाम से जानते हैं। ये है हमारी टेलीग्राफर इक्वेशंस। पहली इक्वेशन ये बताती है कि दूरी के साथ वोल्टेज कैसे बदलता है, माइनस ये सीरीज रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस की वजह से होता है। दूसरी इक्वेशन बताती है कि दूरी के साथ करंट कैसे बदलता है और ये शंट कंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की वजह से होता है। ध्यान दीजिए कि ये समय और स्थान दोनों के संबंध में बदलाव को दर्शा रही हैं, जो किसी भी वेव फिनोमेनन की पहचान है। इसीलिए इन्हें वेव इक्वेशंस भी कहा जाता है। अच्छा, अगर हम साइनोसॉइडल स्टेडी स्टेट मान लें तो इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन हमें एक कॉम्प्लेक्स प्रोपगेशन कांस्टेंट गामा देता है। इसके 2 भाग हैं। इसका रियल पार्ट अल्फा एटेन्यूएशन कांस्टेंट है। ये हमें बताता है कि R और G के कारण होने वाले लॉसेस की वजह से वेव का एम्पलीट्यूड दूरी के साथ कितनी तेजी से घटता है, और इसका इमेजिनरी पार्ट बीटा फेज कांस्टेंट है। ये बताता है कि दूरी के साथ वेव का फेज कितनी तेजी से बदलता है और ये लाइन पर वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू 2π/बीटा से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। अब हम ट्रांसमिशन लाइन के सबसे महत्वपूर्ण पैरामीटर्स में से एक का विश्लेषण करेंगे, इसका कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस या Z0। कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस Z0 एक ट्रांसमिशन लाइन का एक आंतरिक गुण है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी।
इसे एक अनंत लंबी लाइन पर यात्रा कर रही फॉरवर्ड वेव के वोल्टेज और करंट के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये लाइन की बनावट और उसके डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पर निर्भर करता है, यानी उसके प्रति यूनिट लंबाई L और C पर, न कि उसकी कुल लंबाई पर। एक आइडियल लॉसलेस लाइन के लिए जहां R और G शून्य होते हैं, Z0 एक वास्तविक संख्या √L/C बन जाता है। देखिए, भौतिक रूप से ये समझना बहुत जरूरी है कि Z0 एक साधारण रेजिस्टर की तरह ऊर्जा को गर्मी में नहीं बदलता। ये एक वेव इम्पीडेंस है। ये वेव के प्रोपगेशन के लिए एक तरह का विरोध पेश करता है और ये फॉरवर्ड ट्रैवलिंग वेव के इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स के बीच के अनुपात को तय करता है। अब हम उस व्यवहारिक स्थिति पर विचार करते हैं जहां लाइन अनंत नहीं है बल्कि एक लोड इम्पीडेंस पर खत्म होती है। तो यहाँ क्या होता है? जब एक वेव लाइन के अंत तक पहुंचती है तो उसे एक बाउंड्री कंडीशन को पूरा करना होता है। लोड पर वोल्टेज और करंट का अनुपात लोड इम्पीडेंस ZL के बराबर होना चाहिए। अगर ZL लाइन के Z0 के बराबर नहीं है तो अकेली आने वाली यानी इंसिडेंट वेव इस शर्त को पूरा नहीं कर सकती। फिजिकली इस मिसमैच की वजह से ऊर्जा का एक हिस्सा सोर्स की तरफ वापस रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक वैसे ही जैसे रोशनी एक शीशे से रिफ्लेक्ट होती है। रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, जिसे हम गामा से दर्शाते हैं, इसी रिफ्लेक्शन को मापता है। यह लोड पर रिफ्लेक्टेड वोल्टेज वेव और इंसिडेंट वोल्टेज वेव का कॉम्प्लेक्स रेशियो है। इसका परिमाण मॉड गामा, जो 0 और 1 के बीच होता है, हमें बताता है कि इंसिडेंट वेव का कितना हिस्सा रिफ्लेक्ट हुआ है। अगर मॉड गामा 0 है तो कोई रिफ्लेक्शन नहीं है, और अगर मॉड गामा 1 है तो मतलब है कि पूरा का पूरा वेव रिफ्लेक्ट हो गया है। चलिए कुछ मुख्य मामलों को देखते हैं। सबसे आदर्श स्थिति है मैच्ड लोड की, जहां ZL Z0 के बराबर होता है। यहाँ गामा 0 हो जाता है, कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता और सोर्स से निकली हुई ज्यादा से ज्यादा पावर लोड को ट्रांसफर हो जाती है। दूसरा उद्दिष्टम मामला है शॉर्ट सर्किट का, ZL बराबर 0, जहां गामा की वैल्यू -1 होती है। इसका मतलब है टोटल रिफ्लेक्शन और साथ में रिफ्लेक्टेड वेव में 180 डिग्री का फेज इन्वर्जन। इसी तरह एक ओपन सर्किट ZL बराबर इन्फिनिटी के लिए गामा की वैल्यू +1 होती है, जिसका मतलब है टोटल रिफ्लेक्शन बिना किसी फेज इन्वर्जन के। जब रिफ्लेक्शन होता है तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव्स आपस में इंटरफियर करती हैं। इससे लाइन पर वोल्टेज का एक स्थिर पैटर्न बनता है जिसे हम स्टैंडिंग वेव कहते हैं। वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो या VSWR इसी पैटर्न में अधिकतम वोल्टेज और न्यूनतम वोल्टेज का अनुपात है। यह मिसमैच का एक बहुत ही व्यावहारिक स्केलर माप है। VSWR बराबर 1 एक परफेक्ट मैच को दिखाता है, जबकि इससे ज्यादा वैल्यूज ज्यादा मिसमैच का संकेत देती हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम्स में VSWR को 1 के करीब रखना बहुत जरूरी होता है। चलिए एक छोटा सा संख्यात्मक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए Z0 50 ओम है और लोड एक 50 ओम का इंडक्टर है, यानी ZL बराबर J50 ओम। सबसे पहले हम गामा की गणना करते हैं। J50 - 50 को J50 + 50 से डिवाइड करेंगे। कॉम्प्लेक्स अरिथमेटिक के बाद हमें गामा = J मिलता है। अब हम गामा का परिमाण लेते हैं, जो होगा मॉड्यूलस ऑफ गामा = मॉड्यूलस ऑफ J = 1। इसका मतलब है कि पूरी की पूरी इंसिडेंट पावर रिफ्लेक्ट हो रही है। अंत में हम VSWR की गणना करते हैं। 1 + मॉड्यूलस ऑफ गामा को 1 - मॉड्यूलस ऑफ गामा से डिवाइड करेंगे, जो होता है 1 + 1/1 - 1, यानी अनंत। इसका भौतिक अर्थ ये है कि एक शुद्ध रिएक्टिव लोड कोई भी रियल पावर कंज्यूम नहीं करता है, इसलिए सारी पावर रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिससे एक परफेक्ट मिसमैच और अनंत VSWR की स्थिति बनती है। और अंत में चलिए हम इस सर्किट आधारित थ्योरी को इसके मौलिक स्रोत से जोड़ते हैं, जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी। अब तक हमने वोल्टेज और करंट की बात की है, जो कि सर्किट थ्योरी की भाषा है, लेकिन एक मौलिक भौतिक दृष्टिकोण से ऊर्जा असल में है कहाँ? क्या वो तारों के अंदर बहने वाले इलेक्ट्रॉन्स में है? तो इसका जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो सकता है। ज्यादातर ट्रांसमिशन लाइंस पर जो प्रमुख मोड होता है वो है ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या TEM मोड। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड E और मैग्नेटिक फील्ड H दोनों ही ऊर्जा के प्रवाह की दिशा यानी Z एक्सिस के लंबवत या ट्रांसवर्स होते हैं। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है
ऊर्जा वास्तव में कंडक्टर्स के भीतर नहीं बहती है। ऊर्जा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स के रूप में कंडक्टर्स के बीच के डाइलेक्ट्रिक स्पेस में स्टोर होती है और उसी में बहती है। कंडक्टर्स का काम सिर्फ इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को सोर्स से लोड तक गाइड करना है, एक रास्ते की तरह। यही वो बिंदु है जहां सर्किट्स थ्योरी और मैक्सवेल की फील्ड थ्योरी एक हो जाती हैं।